हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्लोबल सिविल सर्विसेज। चलिए आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर पेपर, पिछले 15 साल का क्वेश्चन पेपर हम लोग कर रहे हैं। चलिए आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा मेंस का प्रश्न पत्र, परीक्षा तिथि 22/7/2018 का। आज का पहला प्रश्न देखते हैं, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? तो सुनहरा चावल किस में सहायक होता है? तो जीरोपैथीमिया में सहायक होता है। ठीक है, देखिए सुनहरा चावल जीरोपैथीमिया रोग के बचाव में सहायक होता है। यह एक आंख का रोग है, ठीक है, और विटामिन ए की कमी से होता है। इस रोग में आंखों की कॉर्निया में शुष्कता आने लगती है और इसे शुष्का छिपाक भी कहते हैं। ठीक है, और सुनहरा चावल में प्रचुर मात्रा में बीटा कैरोटीन एवं प्रोविटामिन ए पाया जाता है। इस रोग को दूर करने में सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, देखिए ओजोन परत के संरक्षण में जिम्मेदार कौन कौन से गैस है? CFC और CO2 है। ठीक है, और देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की समझौता कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 ईस्वी में मॉन्ट्रियल में हुआ था और 1 जनवरी 1989 ईस्वी से प्रभावी हो गया था। इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइफाइड या मियादी बुखार फैलता है? किसे फैलता है? तो पानी खाद्य पदार्थ से फैलता है। देखिए टाइफाइड या मियादी बुखार साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। किसे? साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। इसे आंत बुखार के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछली कौन सी है? तो स्वच्छ जल की मछली कौन कौन सी है? रोहू एवं कतला मछली जो है स्वच्छ जल की मछली है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, देखिए रोहू मछली जो है यह मछली मीठे और ताजे जल में पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम लेविया रोहिता है। और कतला मछली जो है, कतला सबसे तेज बढ़ने वाली मछली है। यह गंगा नदी की प्रमुख प्रजाति है। इसका वैज्ञानिक या सामान्य नाम भांगुर भी है। ठीक है, यह मछली भारत में असम, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है? वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है। ठीक है, देखिए वानिकी अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। यह भारतीय वानिकी शोध और शिक्षा परिषदों का एक संस्थान है। इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुई है और 1911 ईस्वी में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डीम विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? तो कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? कामेट जो है पर्वत चोटी भारत में है। अन्नपूर्णा, मकालू और नामचा बरवा जो है कहाँ है? देखिए अन्नपूर्णा जो है गिरिखंड नेपाल में है। मकालू कहाँ? ये नेपाल एवं तिब्बत के बॉर्डर पे है। ठीक है, कामेट जो पर्वत जो है ये चमोली उत्तराखंड में भारत में है। नामचा बरवा जो है दक्षिण पूर्वी तिब्बत में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जापान की योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह है? तो किस संदर्भ में किया गया था? प्रकृति आपदा एवं नियंत्रण के संदर्भ में किया गया था। देखिए वर्ष 1994 में जापान की योकोहामा शहर में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन, मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? प्रकृति आपदा था, जैसे भूकंप, चक्रवात आदि पर नियंत्रण करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर, भारतवर्ष का न्यूनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है? तो भारतवर्ष का न्यूनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये असम राज्य में है। ठीक है, देखिए भारतवर्ष का न्यूनमती तेल शोधक कारखाना असम के गुवाहाटी में स्थित है। यह कारखाना पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस स्थान पर इंडियन ऑयल कंपनी IOC द्वारा पहला कारखाना स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर हुमायूंनामा लिखा था। देखिए हुमायूंनामा मुगल साम्राज्य के द्वितीय शासक नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की जीवनी पर लिखी गई एक पुस्तक है, जो कि उसके पुत्र अकबर के शासनकाल में उसके प्रेरणा स्वरूप हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था?
तो सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश का एक महानतम शासक एवं शक्तिशाली शासक है, जिसका कार्यकाल 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक रहता है। इसी ने सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण करवाया है। साथ ही अलाई दरवाजा, हजार खंबा महल आदि का भी निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक था। तो अकबर ने जब 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो वहां का शासक कौन था? तो वहां के शासक उदय सिंह थे। ठीक है, देखिए, मुगल शासक अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, और अपने शासनकाल में मेवाड़ के शासक उदय सिंह द्वारा अकबर की अधीनता न स्वीकार करने पर अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ किले पर आक्रमण किया और उदय सिंह ने अपने वीर सैनिक जयमल और फत्ता के नेतृत्व में युद्ध किया और अंत में पराजित हो गए उदय सिंह ने, और जयमल और फत्ता की वीरगति को प्राप्त हुआ। और बाद में अकबर ने आगरा के किले में दरवाजा पर जयमल और फत्ता के वीरता की स्मृति उनकी प्रस्तर मूर्तियों द्वारा स्थापित करवाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह का मकबरा स्थित है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेरशाह सूरी या शेर खान भारत में सूर वंश का संस्थापक था। उसका मूल नाम फरीद था। कलिंजर के किले पर विजित करने का प्रयास स्वरूप 1545 ईस्वी में बारूद के विस्फोट से शेरशाह की मृत्यु हो गई। इनका मकबरा सासाराम में बिहार में स्थित है, जो शेरशाह के मकबरे के नाम से जाना जाता है, जो शेरशाह सूरी ने अपने जीवन काल में ही निर्मित करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री कौन था? तो गुप्त काल में प्रथम गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे। ठीक है, देखिए, आर्यभट्ट प्राचीन काल में सबसे महान खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने पृथ्वी के आकार के बारे में बताया और उनके द्वारा रचित 3 ग्रंथ था 10 गीतिका, आर्यभट्टीय और तंत्र है, जिसमें उन्होंने प्रमुख कृति आर्यभट्टीय और गणित और खगोल के विज्ञान की एक संग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर, निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थकर थे? तो जैनों के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? किसने राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, देखिए, 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। इन्होंने ही हिंदी एवं संस्कृत भाषा का प्रचार किया और हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा। स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और 1874 ईस्वी में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक प्रकाशित किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस की 40वां अधिवेशन सन 1925 ईस्वी में कानपुर में कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसी अधिवेशन में सरोजिनी नायडू को कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इसी नरसंहार के फलस्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। ठीक है, नाइटहुड मिलने पर नाम के साथ सर लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांत में बने थे? तो 1937 ईस्वी में कांग्रेस का मंत्रिमंडल कितने प्रांत में बना था? 8 प्रांत में बना था। 1937 के चुनाव में बना था। ठीक है,
तो देखते हैं भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। देखिए 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक संगठन की स्थापना किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे थे। ठीक है, देखिए केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 ईस्वी में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसके संस्थापक आत्मरंग पांडुरंग थे और सन 1869 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज के सदस्य बने और इस समाज के प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय महादेव गोविंद रानाडे को ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष में है। तो गांधी जी के दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष में है। तो कब हुआ था, 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। देखिए महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम अहमदाबाद से ऐतिहासिक दांडी नौशहरी जिला गुजरात मार्च प्रारंभ किया। 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को 241 मील लंबी पद यात्रा के बाद दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में अवैध रूप से नमक कानून बनाकर नमक कानून को तोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है। तो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर 17 व्यक्ति है। ठीक है, देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन उसके सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या आईएमएफ का प्रादुर्भाव यूएसए के न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स समझौता के तहत वर्ष 1944 ईस्वी में हुआ था। इसका उद्घाटन 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को हुआ, परंतु 1 मार्च 1947 ईस्वी से ये कार्य करना शुरू किया। नवंबर 1947 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट अभिकरण बना और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है। तो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक क्या कहलाती है। तो स्टैगफ्लेशन कहलाती है। ठीक है, देखिए बेरोजगारी तथा मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक स्टैगफ्लेशन कहलाती है। ठीक है, देखते हैं बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि सीआरआर को कम कर दिया जाए। देखिए सीआरआर को कम कर दिया जाएगा तो बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा। बैंक दर किसे कहते हैं। बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यवसायिक बैंकों को प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराती है, उसे बैंक दर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न नहीं है। तो निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है। तो बीएसएनएल जो है महारत्न कंपनी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से बहुआमी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है। ये पूछ रहा है कि कौन सा बहुआमी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है। इस सूचकांक के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है। हाँ सही है। सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया गया। हाँ सही है। सूचकांक में 10 प्रचालन शामिल, ये भी सही है। प्रत्येक प्रचालन को समान भार दिया गया, ये गलत है। ठीक है, देखिए यूएनडीपी द्वारा बहुआमी गरीबी सूचकांक की स्थापना 2010 ईस्वी में की गई थी, जो गरीब की माप का व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इसके 3 आयाम है और 10 प्रचालन है। इसमें 3 आयाम को समान भार प्रदान किया गया है। ठीक है, और 3 प्रमुख आयाम कौन कौन है। देखिए शिक्षा को 2 प्रचालन प्रदान किया गया है, स्वास्थ्य में 2 है और जीवन स्तर में कितना है 6 है। ठीक है, देखते हैं भारतीय नियोजन के वस्तुकार कौन थे। तो भारतीय नियोजन के वस्तुकार कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो रिजर्व बैंक का कार्य कौन नहीं है। तो जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, ये रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। विदेशी विनिमय भंडारण का संरक्षण करना, ये रिजर्व बैंक का कार्य है। करेंसी जारी करना, ये भी रिजर्व बैंक का कार्य है। नगद आरक्षण का संरक्षण करना, ये भी रिजर्व बैंक का कार्य है। ठीक है, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और 5 करोड़ रुपया की अधिकृत पूंजी से हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया था। ठीक है,
क्वेश्चन देखते हैं, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है। तो तिलहन के उत्पादन में वृद्धि के कारण पीली क्रांति है। ठीक है, देखिए तिलहन के उत्पादन में वृद्धि के कारण पीली क्रांति है। तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर प्राप्त करने की दृष्टि से उत्पादन प्रसंस्करण और प्रबंधन प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए इसके उद्देश्य से तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन 1986 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 से, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो भारत के केरल राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा में है। इसका स्थापना कब होता है? 1 जनवरी 1995 ईस्वी को होता है। ठीक है, देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, देखिए ये रीजनिंग है। ठीक है, आप लोग ये बना लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 35 देखते हैं, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेशन किया गया? तो संविधान के भाग 4 क में इसका समावेशन किया गया। ठीक है, देखिए भारत के संविधान में प्रारंभ में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। सन 1976 ईस्वी में कांग्रेस सरकार द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। एक नया भाग 4 क अनुच्छेद 51 क जोड़कर नागरिकों के लिए कुल 10 मूल कर्तव्यों का समावेशन किया गया और वर्तमान में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है और 11वां मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क ट के तहत 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? किसका है? हेगेल का है। ठीक है, देखिए राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, ये कथन महान दार्शनिक हेगेल का है। ठीक है, देखते हैं संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था। देखिए भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो कि 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकृत किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज की लक्ष्य की घोषणा कब किया गया था? 1929 ईस्वी में किया गया था। देखिए स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज की घोषणा दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। देखिए संविधान सभा के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ था। संविधान के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और इसका संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव को चुना गया। ठीक है, किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ? तो किस अधिनियम द्वारा हुआ था? 1909 ईस्वी द्वारा हुआ था। ठीक है, देखिए भारत परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ। इस समय भारत का तत्कालीन सचिव कौन थे? मार्ले थे और वायसराय कौन थे? मिंटो थे। इन्हीं के नाम पर मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम भी इसी को कहा जाता है। इस अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था कर दी गई। इसे को फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण भी ये अधिनियम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो भारत का नागरिक बनने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो अधिकृत संपत्ति जो है भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है,
देखते हैं लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। तो भारत के पंजाब राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। देखिए भारत के पंजाब राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। संविधान के भाग 6 में और अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक राज्यों के विधानमंडल के बारे में है। जिन राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन होते हैं वहां का एक का नाम विधान परिषद रहता है तथा दूसरे का नाम विधानसभा रहता है। ठीक है, और कमेंट करके आप बताइए कि वर्तमान में कितने राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। ठीक है, देखते हैं कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। तो कौन कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। तो देखिए अनुच्छेद 15, 16 और 19 और 29 केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान में मूल अधिकार भाग 3 में है। ठीक है, और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक ये है जो भारतीय नागरिकों को रक्षा करता है। और मूल अधिकार में अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। देखिए अनुच्छेद 15 में क्या है, तो इसमें धर्म, वंश, जाति एवं लिंग के आधार पर किसी को विभेद या प्रतिषेध नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्राप्त है। ठीक है, और अनुच्छेद 19 में है वाक्य स्वतंत्रता आदि विषयों पर कुछ अधिकारों का संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, और अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करना। ठीक है, तो इस प्रकार अनुच्छेद 15, 16 और 19 और 29 केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। ठीक है, और 45 देखते हैं सत्य कथन को चुनिए। निम्नलिखित में से बताना है कौन सत्य है और कौन गलत है। राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ये गलत है। 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ठीक है, प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है, ये होना जरूरी नहीं है। सिर्फ राज्य भारत का नागरिकता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, ये गलत है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, हाँ ये ठीक है। लोकसभा में राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय को अनुच्छेद 331 के तहत 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ठीक है, देखते हैं सत्य कथन को चुनिए। निम्नलिखित में से बताना है कौन सत्य है और कौन गलत है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, हाँ सही है। वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में किया गया है। ठीक है, वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है, वित्त आयोग को संसद नियुक्त नहीं करती है, ये गलत है। राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है, वित्त आयोग में 5 सदस्य होता है, ये गलत है। वित्त आयोग में 4 सदस्य और 1 अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, हर 6 वर्ष के बाद वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करती है, ये गलत है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, देखते हैं राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु 25 सदस्यों का आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु 25 सदस्यों का आवश्यकता होना चाहिए। अनुच्छेद 100 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन करने के लिए गणपूर्ति सदनों की सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होनी चाहिए। राज्यसभा में कुल 250 सदस्यों में से 10% यानी 25 सदस्यों का होना आवश्यक है। ठीक है, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कारक अपक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो एंथैल्पी में परिवर्तन कारक अपक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, देखिए एंथैल्पी यानी ऊष्मा अंश में परिवर्तन अपक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। एंथैल्पी से तात्पर्य है स्थिर दाब पर ऊष्मा परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला फलन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है। तो कार्बन नैनो ट्यूब जो है फुलरेनिस संरचनात्मक सदस्य का परिवार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है। तो कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है। तो बेल धातु में जिंक नहीं होता है। देखिए बेल धातु में तांबा और टीन एक मिश्र धातु है। ठीक है, और इसमें जिंक या जस्ता नहीं पाया जाता है।
कुछ अन्य धातुओं का मिश्रण देख लेते हैं। पीतल में कौन कौन होता है? तांबा एवं जास्ता होता है। जर्मन सिल्वर में तांबा जास्ता प्लस निकेल होता है, ठीक है। और गन मेटल में तांबा टीन एवं जास्ता होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर, फेफड़े का सफेद कैंसर किसके कारण से होता है? तो फेफड़े का सफेद कैंसर जो है एस्बेस्टस के कारण होता है, ठीक है। देखते हैं संसद की प्रकलन समिति है। संसद की प्रकलन समिति एक अस्थाई समिति है। देखिए, प्रकलन समिति संसद की अस्थाई समितियों में से सबसे बड़ी समिति है। इस समिति का गठन सिर्फ लोकसभा में किया जाता है और इसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। कुल लोकसभा के सदस्य 30 होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। और सर्वप्रथम इस समिति का गठन तत्कालिक वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर वर्ष 1950 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। वित्त आयोग के संदर्भ में पूछ रहा है कि गलत कथन कौन है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, गलत है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है, ठीक है। और 2 नंबर देखते हैं, वित्त आयोग का अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान से निर्धारित की गई। हाँ, ये सही है, ठीक है। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका, ये भी सही है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ये भी सही है, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें गलत कौन है? ए है, ठीक है। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। वित्त आयोग का संदर्भ में अनुच्छेद 280(3) के तहत वित्त आयोग का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति से संबंधित विषय में सिफारिश करता है। यह सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होता है, ठीक है। और 54 नंबर देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये मैथ से है, इसका आंसर हो जाएगा सी। आप लोग ये बना लीजिएगा। और 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, 83 होगा, ठीक है। और 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी रीजनिंग है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। और 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी रीजनिंग है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। और 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये भी रीजनिंग है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, ये भी रीजनिंग है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आप लोग ये सब बना लीजिएगा। और 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 60 नंबर क्वेश्चन भी ये भी रीजनिंग है, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। और 61 देखते हैं, निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? तो NO2- में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है, ठीक है। और 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करना है, ठीक है। ऊर्जा का स्तूप यानी पिरामिड होता है, तो ऊर्जा का स्तूप हमेशा सीधा होता है, ठीक है। देखिए, पर इसकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही बनता है, क्योंकि उत्पादकों में प्रत्येक उपभोक्ता स्तर कुछ मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर, परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है? तो किस पेड़ की काष्ठ का उपयोग होता है? बिल्लो पेड़ की उपयोग होता है। देखिए, परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में बिल्लो पेड़ से काष्ठ का उपयोग होता है। ये लकड़ी को प्राकृतिक हवा से सुखाया जाता है। ये लकड़ी इंग्लैंड में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प निलंबो न्यूसीफेरा है। देखिए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जिसकी वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसीफेरा है। यह हल्का गुलाबी रंग का होता है। यह हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में इसकी धार्मिक और संस्कृति महत्ता भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु कहलाते हैं, ठीक है। देखिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविनर्स ने किया था 1802 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है या झूठा फल है? तो कौन है? पोम जो है एक कूट फल है। देखिए, कूट फल को ही झूठा फल कहते हैं। कुछ पौधों में फल के निर्माण में पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पांशन, दल पुंज आदि भाग ले सकते हैं। ऐसे फल को कूट फल कहते हैं, ठीक है। जैसे पोम, सेव, कटहल, अनानास, नाशपाती, अंजीर आदि ये सब क्या है? कूट फल है, यानी झूठा फल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। कीटभक्षी पादप का उदाहरण नेफेंदिस है, ठीक है। देखिए, नेफेंदिस एक कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। इस पौधे में पत्ती का ऊपरी हिस्सा सुराही का आकार का होता है।
इसकी परिधि में एक तरल पदार्थ निकलते रहता है जो कीड़ों को आकर्षित करता है। और अन्य पौधे जैसे मखाजाली, ब्लेड रक्टर, सुंदरी का पिंजड़ा, सैरसैनिया आदि जो है कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? तो कौन सा शर्त जो है 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? देखिए, देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यवसायिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया। ये 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में था, ये सही है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यवसायिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया, ये 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में नहीं था, ये गलत है। ठीक है, और ब्रिटिश व्यापारियों को कुछ शर्तों के साथ भारत में निवास की स्वतंत्रता दे दी गई, ये भी 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में था, ये भी सही है। ठीक है, और डी है, चीन से कंपनी ने चाय व्यापार को सुरक्षित रखा, ये भी 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में था। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 क्रॉस 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। ठीक है, देखिए प्रकाश वर्ष यानी यह दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 क्रॉस 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। यही मीटर में पूछेगा तो 9.46 क्रॉस 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, 71 नंबर, निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रदोयन में शामिल होता है? तो कौन सा नियम जो है रॉकेट प्रदोयन में शामिल होता है? न्यूटन के गति का तीसरा नियम शामिल होता है। ठीक है, देखिए न्यूटन की गति का तीसरा नियम रॉकेट प्रदोयन से संबंधित है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसीलिए इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है। इस नियम के कुछ अन्य उदाहरण हैं। बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, ऊंचाई से कूदते समय चोट लगना, इस नियम का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो बृहस्पति ग्रह जो है वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। ठीक है, यदि वायुमंडलीय दाब पारे के 76 सेंटीमीटर यानी सामान्य दाब से कम हो तो पानी कितने तापमान पर उबलेगा? तो पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगेगा। देखिए, वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण पानी कम तापमान पर उबलने लगता है। और वायुमंडलीय दाब मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे बैरोमीटर या दाब मापी कहते हैं। इसकी खोज गैलीलियो ने सन 1643 ईस्वी में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य और तारों का प्रमुख ऊर्जा स्रोत है, तो सूर्य एवं तारों का प्रमुख ऊर्जा स्रोत कौन है? नाभिकीय संलयन है। ठीक है, देखिए सूर्य एवं तारों के ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नाभिकीय संलयन है। जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो पेयजल में सबसे अधिक नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। देखिए, पेयजल में नाइट्रेट रसायन की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। यह प्राय शिशु में होता है जिसमें त्वचा नीली हो जाती है। इस रोग के होने का मुख्य कारण प्रदूषित जल एवं रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक है, तो उसका शीर्षक क्या है? आवर कॉमन फ्यूचर जो है इसका शीर्षक है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। देखिए, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। यह ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में सन 1992 ईस्वी में आयोजित पर्यावरण तथा विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में सर्वप्रथम जल दिवस मनाया गया था। और आप कमेंट करके बताइए इस बार विश्व जल दिवस का थीम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेघालय की गारो पहाड़ियों में निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो मेघालय की गारो पहाड़ियां ये संतरा की फसल के उत्पादन के लिए
जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वन नीति का संशोधन कब किया गया? भारत में वन नीति का संशोधन 1988 ईस्वी में किया गया। ठीक है, देखिए भारत में सबसे पहले 1894 ईस्वी में वन नीति का निर्माण हुआ, जिसको 1952 तथा 1988 ईस्वी में संशोधित किया गया। 1988 ईस्वी में संशोधित नीति वनों की सुरक्षा, संरक्षण तथा विकास पर जोर देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेफा है, नेफा क्या है? तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है। देखिए नेफा जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है। ब्रिटिश काल का स्वतंत्र भारत में 1972 तक एक प्रशासनिक विभाग था, लेकिन 1972 ईस्वी में यह अरुणाचल प्रदेश नामक केंद्र शासित क्षेत्र बन गया और जिसे 1987 ईस्वी में पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। ठीक है, पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किससे संबंधित है? तो पशुओं का रेड सिंधी नस्ल जो है गाय से संबंधित है। देखिए पशुओं के रेड सिंधी नस्ल गाय से संबंधित है। यह गाय की इस नस्ल का उद्भव पाकिस्तान के सिंध प्रांत से माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। देखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। भारत के इस दक्षिणतम बिंदु का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया। इससे पहले इसे पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद इसका नाम परिवर्तित होकर इंदिरा पॉइंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? लोनावाला जल विद्युत संयंत्र यह महाराष्ट्र के पुणे के निकट स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई। ठीक है, देखिए भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के प्रयासों से 10 अगस्त 1948 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई और 3 अगस्त 1954 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। ठीक है, और देखिए मुंबई के निकट बॉम्बे में भारत का पहला परमाणु अनुसंधान संयंत्र अप्सरा कार्यशील हुआ और भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर नामक स्थान में स्थापित किया गया। ठीक है, नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नामदफा बाघ अभ्यारण्य यह अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, देखिए नामदफा बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान तथा बाघ संरक्षित क्षेत्र है। इस अभ्यारण्य को वर्ष 1972 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान तथा 1973 ईस्वी में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इस अभ्यारण्य में हरी वनस्पति और सुंदरता तथा हाथी, चीता, तेंदुआ, जंगली भैंसों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो अनाईमुड़ी है। देखिए नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलई की पहाड़ी है, जिसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह दक्षिण भारत की पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है। अनाईमुड़ी के निकट पालनी और इलायची की पहाड़ी है। इलायची को पहाड़ी को ही कार्डेयम पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 87 नंबर क्वेश्चन देखिए रीजनिंग है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 88 नंबर क्वेश्चन देखिए ये भी रीजनिंग है, इसका भी आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन देखिए मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, और 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन देखिए रीजनिंग है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, और 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 91 नंबर क्वेश्चन भी ये रीजनिंग है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये भी रीजनिंग है, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, पाचन तंत्र का कौन सा भाग एनसीएल स्रावित करता है? पाचन तंत्र का आमाशय भाग जो है एनसीएल स्रावित करता है। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। यहाँ पर भोजन का मंथन तथा आंशिक पाचन होता है। आमाशय के दीवार में जठर ग्रंथि होती है, जिनसे जठर रस स्रावित होता है, जो अम्लीय होता है। जठर रस में निम्नलिखित पदार्थ होते हैं, जैसे जठर रस होता है, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है और हानिकारक जीवाणु को
नष्ट करता है तथा भोजन को सड़ने से बचाता है, ठीक है। और तीसरा पेप्सिन होता है, यह प्रोटीन को पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, ठीक है। और चौथा है रेनिन, यह दूध को विलेय प्रोटीन केसिन को ठोस एवं अविलेय दही में बदल देता है, ठीक है। और पांचवा है गॉस्ट्रिक लाइपेज, यह वसा के अपघटन करता है, ठीक है। और 94 नंबर क्वेश्चन देखिए मैथ से, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए मैथ से, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी देखिए मैथ से, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। और 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी देखिए मैथ से, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। देखते हैं, ये भी देखिए मैथ से, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। और 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी देखिए मैथ से, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तब पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत की स्वतंत्रता की घोषणा 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर अधिवेशन में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, ठीक है। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की निश्चय किया गया, ठीक है फ्रेंड। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।